हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का पेज नंबर 3, जिसमें पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य को कंप्लीट कर चुके थे। अब जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, जैसे कि यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक और अन्य लेखक। ये सब टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले लुसेंट से स्टार्ट करते हैं। तो लुसेंट का पेज नंबर 3 है, यानी कि मेरा 16वां संस्करण का बुक है लुसेंट का। मेरा 16वां संस्करण का बुक है। देखिए लुसेंट के बुक में देखते हैं तो राइट साइड में लिखा है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। सॉरी, लेफ्ट साइड में लिखा है और ये पेज नंबर 3 में है। मेरा लुसेंट का बुक 16वां संस्करण है 2023 का। देखिए इसमें लिखा है यूनानी रोमन लेखक, पिंक कलर के हेडिंग में दिया है ना। तो फिर उसे पहला है टेसियस। टेसियस के बारे में जानेंगे। टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो देखिए ये एक लाइन है लुसेंट का। हम इसको अच्छे से कैसे जानेंगे कि ये हमेशा याद रहे। तो लुसेंट का लाइन है ना, कहानी की तरह दिया है, कहानी की तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो उसको अगर माइंड मैप में जाने, अगर ऐसा हो कि हर कोई चीज़ हम लोग को हमेशा याद रहे, तो मतलब अगर उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे तो वो याद रहेगा, अगर उसको बस कहानी की तरह पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो देखते हैं अब इस लाइन को हम कैसे समझेंगे। देखिए इसका इस तरीके से नोट्स बनाओ ना, ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए तो यूनानी रोमन लेखक पहला है टेसियस। टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। और इसने, देखिए टेसियस ईरान का राज, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ये लुसेंट का लाइन है, यानी कि टेसियस ईरान का राजवैद्य था। ये भारत का वर्णन आश्चर्यजनक कथाएं और अविश्वसनीय है, यानी कि ये भारत का वर्णन ऐसा क्या है, आश्चर्यजनक कथाएं और अविश्वसनीय है ना, कि मतलब आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण, यानी कि ये ऐसा मतलब वर्णन किया है भारत का कि आश्चर्यजनक कहानियों के परिपूर्ण होने के कारण ये अविश्वसनीय है। तो टेसियस याद हुआ, कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। ये भारत का वर्णन ऐसा मतलब ऐसे आश्चर्यजनक कहानियों से किया है कि अविश्वसनीय है। तो याद हो गया टेसियस। टेसियस अब अगला देखेंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस देखिए ठीक टेसियस के नीचे हेरोडोटस लिखा है, पिंक कलर में हेरोडोटस। अब उसका लाइन पढ़ते हैं ना। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। हेरोडोटस ये था लुसेंट का लाइन जो अभी हम पढ़े हैं। देखिए आप लुसेंट का बुक लेकर पढ़ेंगे ना हमारे साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लुसेंट का हर एक लाइन पढ़ा रहे हैं, हर एक लाइन को हम समझा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए हेरोडोटस, हम लुसेंट का लाइन पढ़ चुके हैं, अब उसको अपने तरीके से कैसे जानेंगे। हेरोडोटस किसको कहा जाता है? इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था हेरोडोटस। और इसने ईसा पूर्व में भारत, फारस, सॉरी, ये हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है। ये भारत फारस यानी कि ईरान, भारत फारस संबंध का वर्णन 5वीं शताब्दी में किया था। हेरोडोटस भारत, फारस, ईरान का संबंध, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत फारस का जो विवरण है वो किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। कब किया था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस संबंध का विवरण किया है, जो कि श्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किस पर आधारित है? श्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो ये था हेरोडोटस।
अब अगला जानेंगे। देखिए हेरोडोटस के नीचे ठीक तीसरे नंबर पर नीचे लाइन में देखेंगे कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सॉरी थोड़ा सा खांसी आ रहा है। तीसरा लाइन है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो ये लुसेंट का तीसरा लाइन था। लुसेंट का तीसरा लाइन था। देखिए आप लुसेंट का बुक लिए रहिए, आपको हर एक लाइन क्लियर कराते जाएंगे, हर एक लाइन क्लियर करा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए सिकंदर के साथ आए लेखक कौन कौन से? निरियाकस है, ओनेसिक्रिटस है, एरिस्टोबुलस। विवरण अधिक प्रमाणित है, इनका विवरण जो है वो अधिक प्रमाणित है। यानी कि सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आए थे? निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। अगला है मेगास्थनीज। देखिए चौथे नंबर पर है मेगास्थनीज। लुसेंट देखते रहिए, हम लुसेंट का ही पढ़ा रहे हैं, हम कहीं से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट का पढ़ा रहे हैं। तो देखिए चौथे नंबर है मेगास्थनीज। लुसेंट में ऐसे लिखा है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। देखिए मेगास्थनीज जो था वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, इंडिका। तो ध्यान से देखिए इंडिका, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये। और मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका। और इंडिका में किसका वर्णन किया गया है? तो मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का, यानी कि ये भी मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन इंडिका में किया गया है। तो इंडिका में मौर्यकाल से ही, मतलब जो भी विवरण है मौर्यकाल से ही मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक है इंडिका। और इस इंडिका में क्या क्या वर्णन किया गया है? तो मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ये था मेगास्थनीज। अगला है डाइमेकस। डाइमेकस देखिए डाइमेकस 5वें नंबर पे है। लुसेंट का ठीक नीचे लाइन है, 5वें नंबर पे डाइमेकस। लुसेंट में लिखा है, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो देखिए जो डाइमेकस है वो एंटियोकस का राजदूत था। किसका? एंटियोकस का राजदूत था, एंटियोकस। डाइमेकस किसका राजदूत था? देखिए सीरियन नरेश अंतियोकस, अंतियोकस यहाँ पे एंटियोकस लिखा गया, तो सीरियन नरेश, सीरियन नरेश अंतियोकस ऐसे है। लुसेंट में ऐसा लिखा गया, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। तो डाइमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और ये किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? बिंदुसार के राज दरबार में। और इसमें भी मौर्य युग से संबंधित विवरण मिलता है। जो डाइमेकस देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। जो डाइमेकस का विवरण है ये भी मौर्य युग से संबंधित विवरण दिया है। तो डाइमेकस किसका डाइमेकस का राजदूत, डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो था, डाइमेकस कौन था? ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था और ये भी मौर्य युग से संबंधित विवरण देता है डाइमेकस। तो ये था डाइमेकस। अगला नंबर पर है डायनोसियस। डायनोनिसियस। देखिए लुसेंट में कैसे लिखा गया है, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। थोड़ा खांसी आ रहा है, तबीयत खराब हो गया है। देखिए डायनोसियस कौन है? डायनोसियस यह टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो टॉलमी मिस्र नरेश टॉलमी, मिस्र नरेश टॉलमी, यहाँ पे देखिए पूरा नाम लिख देते हैं,
मिस्टर नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस। मिस्टर नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। तो ये क्लियर हुआ। अगले नंबर पे टॉलमी, 7वें नंबर पे है टॉलमी। देखिए लुसेंट का यूनानी रोमन लेखक में देखते जाइए, हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, कहीं और से कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट का है। तो ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लुसेंट पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, लुसेंट पढ़ के आप अधिकारी बन सकते हैं। तो लुसेंट को ध्यान से देखिए। 7वें नंबर पर है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। टॉलमी जो है वो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। भारत के भूगोल के लेखक है कौन? टॉलमी। अगले नंबर पे है प्लिनी, 8वें नंबर पर प्लिनी है। लुसेंट के बुक में है 8वें नंबर पर। देखिए इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो देखिए लुसेंट में ऐसे लिखा है, हम इसको नोट्स की तरह कैसे बनाए हैं। प्लिनी जो है वो प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री जिसमें क्या क्या है? पशु, वनस्पति, खोज, इन सब के बारे में विवरण दिया गया है। यानी कि नेचुरल हिस्ट्री में क्या है कि भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। अगले नंबर पे है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। देखिए बुक में कैसे लिखा है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी 9वें नंबर पर है। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दी है। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है वो लेखक, मतलब इसने बुक लिखा था और ये लेखक का नाम कुछ पता नहीं चला है। और ये लगभग 80 ईस्वी में भारत में हिंद महासागर पे यात्रा के लिए आया था। और इसने भारतीय बंदरगाह और व्यापार से संबंधित विवरण दिया है। भारत के बंदरगाहों और व्यापार से संबंधित विवरण दिया है वो लेखक, और उसका कुछ पता नहीं चला है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का कुछ भी मतलब अज्ञात है, वो कुछ भी पता नहीं चला। तो ये था यूनानी रोमन लेखक क्लियर हुआ। अब हम लोग जानेंगे चीनी लेखक के बारे में। ठीक उसके नीचे A-B करके दिया है। तो यूनानी रोमन लेखक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब B में देखेंगे चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक, तो ध्यान से देखिए, चीनी लेखक फाइयान से शुरू होता है। फाइयान लुसेंट में देखिए कैसे लिखा कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा। देखिए फाइयान के बारे में देखते हैं। फाइयान जो था वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि गुप्त काल में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहान। ये एक था चीनी लेखक था। और एक इसका वर्णन किया गया मध्य प्रदेश के समाज व संस्कृति का। मध्य प्रदेश के समाज व संस्कृति का मध्य प्रदेश के समाज के बारे में वर्णन किया है। देखिए इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ये मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है कौन? फाहान। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किस लेखक ने किया था? तो चीनी लेखक फाहान ने किया था। और इसी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध है। मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध है, ये किसने कहा था? फाहान ने कहा था। फाहान भारत में 14 वर्ष तक रहा। फाहान जो था वो भारत में 14 वर्ष तक रहा था। तो ये था फाहान। अब अगला है संयुगन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। संयुग्न। देखिए
संयुग्न यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, चीनी लेखक के दूसरे नंबर पे है। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो ये था बुक का लाइन। अब हम इसको अपने तरीके से कैसे देखते हैं ताकि हमको याद हो जाए। और आप हम जो पढ़ा रहे हैं इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संयुग्न भारत आगमन, ये भारत में 518 ईस्वी में आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में आया था। ये भारत में मतलब कितना, अपने 3 वर्षों की यात्रा में, ये भारत में 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। यानी कि संयुग्न जो था वो 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। बौद्ध धर्म की प्राप्तियां, यहाँ पे प्रतियां लिखा है, प्राप्तियां एकत्रित की। बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयुग्न जो था वो 518 ईस्वी में आया था। 3 वर्ष में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तो ये था संयुग्न। अगले नंबर पे है हेनसोंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं तो ध्यान से देखिए। संयुग्न चीनी लेखक के तीसरे नंबर पर है हेनसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य की कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो पिंक कलर के बॉक्स में नोट में लिखा है कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो अभी हम जो पढ़े हैं ये लुसेंट के बुक का पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट के बुक का पढ़े हैं और कहीं से भी नहीं। तो ये लाइन अब हम उसको अपने तरीके में कैसे समझते, माइंड मैप जैसा, ताकि ये हमेशा हमको याद रहे। देखिए हेनसोंग जो था, हेनसोंग ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये भारत में 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में भारत से वापस लौट गया, चीन लौट गया वापस। तो 629 ईस्वी में भारत आया था, 645 ईस्वी में वो चीन वापस लौट गया। यानी कि ये भारत में 15 वर्ष तक रहा। कब तक? 15 वर्ष तक। और इसने कहाँ पर मतलब अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में जो है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। और इसका ग्रंथ क्या है? सीयूकी, जो कि भ्रमण वृत्तांत है। क्या है? भ्रमण वृत्तांत। भ्रमण वृत्तांत। इसका जो सीयूकी है ये भ्रमण वृत्तांत है। और इसमें भ्रमण वृत्तांत में क्या वर्णन किया गया है? तो सीयूकी में तो 138 देश का विवरण किया गया है। समाज, धर्म, राजनीति, हर्षकालीन स्थिति का विवरण मिलता है सीयूकी में। सीयूकी इसका भ्रमण वृत्तांत है। सीयूकी किससे रिलेटेड है? तो हेनसोंग से रिलेटेड है। तो अब इसमें देखिए, जो हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा क्या था? शूद्र था। हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा क्या था? शूद्र था। और उसने, हेनसोंग जो थे वो बौद्ध धर्म से बुद्ध प्लस सूर्य व शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो हेनसोंग जो थे वो बुद्ध और बुद्ध के साथ सूर्य व शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किए थे। नालंदा उस टाइम पे, मतलब जब हेनसोंग अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। जिस टाइम पे हेनसोंग अध्ययन कर रहे थे उस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा हेनसोंग के बारे में। देख लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। तो देखिए अगले नंबर पर है इत्सिंग, यानी कि इसमें चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक लेफ्ट साइड में लुसेंट के पेज नंबर 3 में नीचे लिखा है इत्सिंग।
मतलब लेफ्ट साइड के एकदम कॉर्नर में नीचे। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। देखिए, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग जो था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है इत्सिंग। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं ना तो आपको याद हो जाएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अब हम लोग यूनानी रोमन लेखक पढ़ चुके हैं और चीनी लेखक भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगले नंबर पर है अरबी लेखक, सी यानी कि लुसेंट के पेज नंबर 3 में राइट साइड में एकदम ऊपर अरबी लेखक लिखा है। अरबी लेखक, हम सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़ रहे हैं और कहीं से भी कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए अरबी लेखक के बारे में। अलबरूनी, अलबरूनी देखिए अब बुक में कैसे लिखा है पहले देखते हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो ये है लुसेंट का लाइन, यानी कि पेज नंबर 3 में अलबरूनी के बारे में इतना सब कुछ लिखा गया है लुसेंट में। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे समझते हैं, शॉर्ट में देखिए कैसे समझते हैं। लुसेंट जो था वो भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। ख्वारिज्म ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। कौन? अलबरूनी। और इसका ग्रंथ क्या है? जो कि अरबी में लिखा गया है। इसका ग्रंथ अरबी में लिखा गया है, मतलब अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सा इसका ग्रंथ है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, एक ही है, भारत की खोज। किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, भारत की खोज, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। और ये कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म ख्यू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। और इसका ग्रंथ कौन सा है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज से रिलेटेड है। और ये किस में लिखा गया था, किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। अब इसकी विशेषता क्या है? विस्तृत व विश्वसनीय स्रोत, मतलब इसमें विषय कौन कौन से हैं? धर्म व दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, गणित, रसायन, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, रीति रिवाज, विभाजन, यानी कि ये रीति रिवाज, इतने विषय हैं। मतलब इसमें इतने विषय है किताबुल हिंद, तहकीक हिंद में। तो इतने सारे विषय, धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहार, खगोल विज्ञान, गणित, रसायन, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, रीति रिवाज, विभाजन, तो ये सब किताबुल हिंद से रिलेटेड है। तो आपको समझ में आया अलबरूनी के बारे में। देखिए अलबरूनी जो था वो अरबी अध्यायों, मतलब इसमें अरबी अध्याय में विभाजित किया है। और इसमें महत्व क्या है? राजपूत कालीन समाज और राजनीति। देखिए बुक में लिखा है ना कि राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो किसमें? राजपूत कालीन समाज और राजनीति के पर सुंदर प्रकाश डाला गया है अलबरूनी के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा गया कि हम एक बार पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए। हम जैसा नोट्स बनाए हैं ना, ठीक वैसे ही आप लोग नोट्स बना लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब अगले नंबर पर आते हैं इब्न बतूता। अरबी लेखक में दूसरे नंबर पर इब्न बतूता आते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये थे इब्न बतूता।
इसके बारे में हम देखिए, ये लूसेंट का लाइन पढ़े हैं, अब हमको अपने तरीके से समझाना है। तो देखिए कैसे। इब्न बतूता का जो कृति है, रचना है, वो क्या कहा जाता है? रेहला। यहाँ पर रिहला लिखा है, रेहला है, रेहला। इब्न बतूता का जो कृति है वो रेहला है, जो कि एक यात्रा वृतांत है। रेहला क्या है? यात्रा वृतांत है। रेहला क्या है? यात्रा वृतांत है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बार बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन हमको घुमा फिरा के देता है, बाकी बहुत ही ईजी रहता है। तो अगर पढ़े रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो इसलिए बोल रही हूँ ना, ध्यान से देखिए। तो इब्न बतूता, जिसे रेहला का मतलब इब्न बतूता का कृति क्या है? रेहला है। और ये रेहला क्या है? यात्रा वृतांत है। और ये 14वीं शताब्दी, इब्न बतूता यहाँ पे लिखा है ना, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। ये 14वीं शताब्दी की जो रेहला है, वो 14वीं शताब्दी के विषय में भारतीय उपमहाद्वीप का और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी देता है। क्या? रेहला। और ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर, यानी कि इब्न बतूता भारत में कब आए थे? 1333 ईस्वी में दिल्ली में गए थे, दिल्ली में पहुंचे थे। तो इन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश चुन लिया, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसने? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो देखिए इब्न बतूता के बारे में जो नोट्स है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देखिए, या तो फिर आप इसको नोट्स बना सकते हैं ऐसे तरीके से, ताकि आपको याद रहे। तो ये था इब्न बतूता। अब अन्य लेखक के बारे में जानते हैं। अन्य लेखक जैसे तारानाथ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अन्य लेखक तारानाथ और मार्को पोलो। तो पहला है तारानाथ के बारे में। तारानाथ जो थे एक तिब्बती लेखक थे, और इनका ग्रंथ क्या है? कंग्यूर तथा तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर बुक में, यहाँ पे कंग्यूर है, ये गलत लिखा गया है, कंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर तंग्यूर इनका ग्रंथ है तारानाथ का। और इसमें क्या जानकारी मिलती है? भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये था तारानाथ। अगले नंबर पर आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो था वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा के लिए भारत आया था। और ये क्या मतलब, ये किसके बारे में वर्णन किया है? पांडे इतिहास के अध्ययन में उपयोगी है, यानी कि पांडे इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये था, यानी कि हम यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, अन्य लेखक के बारे में पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जल्दी से ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? तो कौन आया था? मेगास्थनीज आए थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला विदेशी राजदूत कौन था? तो डाइमेकस था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो कौन आया था? ध्यान से देखिए, डायनोसियस। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलमी ने लिखा था। ऑप्शन बी सही है। आप लोग जो पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ उसी से क्वेश्चन है, अलग से कहीं नहीं पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी, जो कि देखिए सब बुक में से ही है, और जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा भी गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक से, कहीं और से नहीं है। और ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी अच्छे से करिए, क्वेश्चन को भी उतार लीजिए आप लोग कॉपी पेन में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तु का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो भारतीय व्यापार और वस्तु का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आप लोग अभी पढ़े थे, अभी हम इसके ऊपर जो पढ़ाए हैं, तो ये था, हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन है, फाहान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हेनसोंग किस भारतीय शासक के समय भारत आया था? हेनसोंग किस भारतीय शासक के समय भारत आया था? किस भारतीय शासक के? हर्षवर्धन के शासक में, हर्षवर्धन के शासक में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वेनसोंग की यात्रा कृति, सॉरी हेनसोंग, यहाँ पे वेनसोंग लिखा, हेनसोंग की यात्रा कृति का नाम क्या है? शी यू की है, शी यू की। ऑप्शन सी सही है। देखिए हम जो पढ़ाए सिर्फ और सिर्फ उसी से क्वेश्चन है, अलग से नहीं पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ऑप्शन सी हेनसोंग था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी इत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 518 ईस्वी में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ऑप्शन बी संयुग्न, संयुग्न, संयुग्न। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है, अलबरूनी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ। तो अलबरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। देखिए हम जो पढ़ाए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो और जो कि ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से ही पढ़ाते हैं और कहीं से भी कोई भी टॉपिक ऐड नहीं करते हैं। तो और आपको इस तरीके से नोट्स बना के दिखाते ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको कॉपी पेन से नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का वीडियो जो था हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में बनाए थे, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप लोग वो वीडियो। हम लोग अब अगले टॉपिक पर पढ़ाएंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।